हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आपका एमए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 क्रिटिकल थ्योरी, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में क्रिटिकल थ्योरी के बारे में चर्चा किया था और इस बार हम हैबरमास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, पिछली क्लास में हमने क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है ये जाना। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या होता है, इसकी स्थापना, इसकी किन किन कारणों से फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई। इसके पश्चात एडोर्नो के बारे में जानें। इसके पश्चात हम जानेंगे जुर्गेन हैबरमास के बारे में। ठीक है। हैबरमास एक आलोचनात्मक सिद्धांतकार के साथ साथ मार्क्सवादी भी कहे जाते हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं जुर्गेन हैबरमास के बारे में। देखिए, हैबरमास मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक हैं। हैबरमास का जन्म जो है 1923 में जर्मनी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और 1950 के आसपास के समय में हैबरमास ने दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और जर्मन लिटरेचर जैसे कई विषयों पर ये अध्ययन भी किए और 1954 में बोन यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त किए। पत्रकारिता से अपने करियर का इन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद फिर 1956 में हैबरमास फ्रैंकफर्ट शोध संस्थान में आए तथा एडोर्नो के शोध सहायक के रूप में भी ये कार्य किए। ठीक है। किंतु इस संस्थान के चेयरमैन होरखेमर से इनका क्या हो गया, विवाद हो गया, जिसके कारण इनको फ्रैंकफर्ट जो संस्थान है उनको छोड़ना पड़ा। फिर 1961 से 64 तक हैबरमास है वो हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। इसके बाद हैबरमास ने 1971 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इसके पश्चात उन्होंने 10 वर्ष मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर भी कार्य किया और सन 1981 में फिर से सामाजिक शोध संस्थान फ्रैंकफर्ट लौट आए और 1994 तक सेनावृत्ति होते तक यहीं पर कार्य की। तब से हैबरमास इसी संस्थान में इरिएटिस प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हैबरमास को अनेक विश्वविद्यालय के मानद आचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। चलिए फिर जानते हैं हैबरमास के विचार के बारे में। ये तो था हैबरमास का जीवन परिचय। इसके पश्चात हम इसके विचारों के बारे में जानेंगे। देखिए, हैबरमास वैसे तो अपने प्रत्येक बुक में किसी न किसी विचार का प्रतिपादन किया है, किंतु उनकी 3 जो बुक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें पहला है सार्वजनिक जो क्षेत्र का संरचनात्मक संप्रेषण और दूसरा है पूंजीवादी समाज में वैधीकरण का संकट और तीसरा है प्रणाली और जीवन जगत। हम इन तीनों का उल्लेख करेंगे। ये 3 इनकी महत्वपूर्ण बुक है जिसमें इनके जो जितने विचार हैं वो 3 इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का संरचनात्मक संप्रेषण, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ठीक है। देखिए, हैबरमास एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं। उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत के माध्यम से फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। इसी कारण हैबरमास के अनेक विचारों का आधार क्या रहा, मार्क्सवाद रहा। उन्होंने मार्क्स के विचारों की व्याख्या नए संदर्भ में किया, अर्थात उन्होंने मार्क्स के जो विचार है उसमें क्या किया, संशोधन किया तथा पूंजीवाद को आधुनिक संदर्भ में देखा। उनका जो सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण भी पूंजीवाद के प्रभाव से अछूता नहीं है। ठीक है। अपने सार्वजनिक क्षेत्र के विश्लेषण संबंधी विचार में हैबरमास ने अपनी प्रथम रचना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर में प्रतिपादित किया है कि जो सन 1962 में प्रकाशित हुआ। जो सामाजिक क्षेत्र शब्द को प्रथम दृष्टि से देखने से लगता है कि हैबरमास ने औद्योगिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के
उद्योग की विवेचना पूंजीवाद के संदर्भ में की होगी, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में हैबरमास ने समाज के सामाजिक जीवन को चित्रित किया है। किसको बताया है? समाज के सामाजिक जीवन को बताया है। ठीक है, हैबरमास कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग एक स्थान पर एकत्रित होते थे। ठीक है, पहले अब आप लोग किसको इमेजिन करो, जो गांव का जो पहला रूप था, जब कोई विवाद हो जाता था गांव में तो क्या गांव में बैठक बुलाई जाती थी। फिर वो जो गांव का जो मुखिया होता था, जिसको गौटिया कहते हैं या सरपंच कह लेते हैं, जो भी है, तो वो उसको विवादों का क्या करते थे? सुलझाते थे, है ना। अब आप थोड़ा सा उसको इमेजिन करते हुए आगे का वीडियो देखेंगे। इसमें क्या होता था? हेबरमास कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग एक स्थान पर एकत्रित होते थे और अपने जीवन की समस्याओं को सभी के सामने क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे और उन समस्याओं पर चर्चा करते थे। इन समस्याओं के समाधान खोजते थे और कुल मिलाकर किसी भी सामाजिक समस्या के प्रति जन चेतना, है ना, जन चेतना जागृत की जाती थी। इसी जन चेतना के कारण समस्याओं को हल किया जाता था तथा शोषणकारी शक्तियाँ क्या हो जाती थी? निर्बल हो जाती थी, है ना। समस्या का समाधान सर्वोपरि होता था। इस प्रक्रिया में जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। समस्या सबसे बड़ा प्रमुख सर्वोपरि होता था, है ना। इतिहास के आधार पर उदाहरण देते हुए हैबरमास बताते हैं कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में कई सार्वजनिक संगठन एवं मंच अस्तित्व में थे। इन संगठनों एवं मंचों के माध्यम से ही किसी भी सामाजिक समस्या पर चर्चा की जाती थी तथा समस्या को सुलझा लिया जाता था। इन संगठनों एवं मंचों की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने सामंतवादी संरचना को निर्बल कर दिया। यह सार्वजनिक संगठन एवं मंच ही शक्ति का परिणाम था कि तत्कालीन जो यूरोप में सामंतवाद का पतन होने लगा तथा बाजार अर्थव्यवस्था विकसित हुई। समाज का प्रत्येक वर्ग सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चा में सहभागिता करता था। हैबरमास का कहना है कि समय परिवर्तन के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा भी क्या होने लगी? निर्बल होने लगी। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद के विकास एवं राज्य की उत्पत्ति में वृद्धि ने सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को क्या कर दिया? कम कर दिया, है ना। पूंजीवाद के विकास ने ना और राज्य की शक्ति में वृद्धि के कारण क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र का जो महत्व है वो कम हो गया, है ना। इस संबंध में हैबरमास का वेबर का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विवेकीकरण एवं नौकरशाही, रैशनलाइजेशन एवं ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों 19वीं शताब्दी में समाज में पैर पसारकर पूंजीवाद को विकास किया तथा मनुष्य के शोषण को प्रोत्साहित किया। वेबर के विचारों को अपने शब्द देते हुए हैबरमास कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के समापन के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो है पूंजीवाद के विकास के कारण मानव स्वतंत्रता का हनन। ठीक है, पूंजीवाद के विकास के कारण क्या हुआ? मानव स्वतंत्रता का हनन। तथा दूसरा है नौकरशाही के विकास के कारण राज्य का व्यक्ति पर क्या होने लगा? प्रभुत्व होने लग गया। हैबरमास को आशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र पुनः जीवित होगा जिससे मनुष्य फिर से स्वतंत्र होंगे और राज्य की शक्ति दास होगा, है ना। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करते थे और जिसका पतन पूंजीवाद के उदय के कारण और राज्य की शक्ति के कारण हो गया। ठीक है, और उन्होंने यह भी बताया कि फिर से सार्वजनिक क्षेत्र का उदय होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो आपका जो विचार है, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है पूंजीवादी समाज में वैधकरण का संकट।
ठीक है। देखिए, हैबरमास ने वर्तमान पूंजीवादी समाज में वैधकरण के संकट का गहन एवं यथार्थ विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके ये विचार उनकी महत्वपूर्ण कृति लेजिस्लेशन क्राइसिस 1976, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसमें हैबरमास ने बताया है कि आधुनिक पूंजीवादी समाज पूर्णतः संकटों, विरोधाभासों और विकृत ज्ञान से क्या है, भरा पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तथा विज्ञान एवं सूचना तकनीकी के बढ़ते प्रभाव से समाज में क्या हो गया, वैधकरण के संकट उत्पन्न कर दिए गए। हैबरमास इस संकट को यूरोपीय एवं अमेरिकन समाज में देखते हैं। आज समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं बढ़ रही है, किंतु राज्य इन समस्याओं को अपने स्तर पर समस्या न मानकर तकनीकी समस्या मानते हैं, जिसका समाधान इन समस्याओं के तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात नौकरशाही ही कर सकते हैं। वर्तमान नौकरशाही भी राजनीति की समस्या को अपनी समस्या मानते हैं। इससे नौकरशाही में निरंकुशवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा समस्या का अराजनीतिकरण हो रहा है। हैबरमास बोलते हैं कि आज अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के अनेक देश में प्रौद्योगिकी को विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। इससे समाज में तकनीकी चेतना आई है। आज समाज की प्रत्येक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को राज्य तकनीकी दृष्टि से देखता है, ठीक है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उसके समाधान खोजता है। कुल मिलाकर तकनीकी चेतना ने ही समाज में वैधकरण के संकट को उत्पन्न किया है, ठीक है। इस प्रकार हैबरमास के अनुसार राज्य एवं पूंजीवाद ने तकनीकी का इस प्रकार प्रयोग किया कि अब आने वाला समय कंप्यूटर का है। हैबरमास के अनुसार अब हम लोग भी तकनीकी पर ही विश्वास करने लगे हैं। तकनीकी चेतना की विचारधारा ने राजनीतिक वैधता को नए आयाम दिए हैं। तकनीकी चेतना के कारण ही पूंजीवादी समाज 3 भागों में वर्गीकृत हो गए हैं, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक पूंजीवादी व्यवस्था और सांस्कृतिक पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी समाज के इस वर्गीकरण को हैबरमास ने जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड, है ना, के रूप में परिभाषित किया है। इसका विस्तृत विवेचन हैबरमास के अगले सिद्धांत में किया जाएगा। पहले तो हम जानते हैं कि हैबरमास का पूंजीवादी समाज में वैधीकरण। फिर हैबरमास मानते हैं कि पूंजीवादी समाज की इन 3 उप समस्याओं में वैधकरण का संकट उत्पन्न होता है। यह संकट 4 प्रकार का होता है: आर्थिक संकट, विवेकीकरण संकट, अभिप्रेरण संकट और वैधकरण संकट। वैधता का इन संकटों का उल्लेख में हैबरमास अभिप्रेरण एवं वैधकरण के संकट को अन्य दोनों की तुलना में क्या इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। वैधता और आपका वैधकरण के संकट और अभिप्रेरण, ठीक है। इसके बाद है आपका, इस प्रकार आता है प्रणाली एवं जीवन जगत, ठीक है। हैबरमास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारक अर्थव्यवस्था की प्रणाली तथा जीवन जगत से संबंधित रही है। हैबरमास ने अपने इन विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में किया है। वैसे जीवन जगत की अवधारणा मौलिक रूप से कहाँ से लिया गया है? प्रघटन विज्ञानियों एडमंड हुड्सल और अल्फ्रेड शुट्ज़, ठीक है। किंतु हैबरमास ने इस अवधारणा का प्रयोग किया है अपनी इस पुस्तक में। जीवन जगत का विवेचन हैबरमास इमाम दुर्खीम, हर्बर्ट मीड और शुट्ज़ के प्रघटना विज्ञान के उल्लेख से प्रारंभ करते हैं। शुट्ज़ के विचारों की आलोचना करते हुए हैबरमास कहते हैं कि शुट्ज़ का यह मत त्रुटिपूर्ण है कि मानव का जीवन जगत उसके दैनिक जीवन के आसपास घूमता है।
यह जीवन वृत्ति के द्वारा निर्धारित की गई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का प्रवेश उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। इस विश्व के प्रति हमारा कोई धारणा पूर्व निर्मित नहीं होता है। हैबरमास का अपना यह मत कि जीवन जगत चेतना का एक क्षितिज है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित हैं, है ना। संप्रेषण जीवन जगत के सभी कार्यकलापों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जीवन जगत में संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य अपने कथनों की वैधता के लिए स्वीकृति प्राप्त करता है। एक सामाजिक कर्ता का वही सम्मिश्र परिवेश जिससे कि वह कर्ता घिरा हुआ है उसका जीवन जगत कहलाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ, एक सामाजिक कर्ता का वह परिवेश जिससे वह घिरा रहता है, हमारे चारों ओर जो हमारे जो परिवेश है वही उसी की बात कर रहे हैं ना, वही उसका क्या कहलाएगा, जीवन जगत। और जीवन जगत निर्वचनात्मक प्रतिमानों का एक सांस्कृतिक रूप से पारिक्षेत्र है या भाषागत रूप से संगठित संग्रह है। ठीक है, इस प्रकार हैबरमास ने जीवन जगत की बात की है। आपने अगर सेट 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा, उसमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं, ठीक है, या 9 मार्क्स वाली है जिसमें प्रघटन विज्ञानी और प्रकारवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना, तो वो है हैबरमास। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे जानते हैं विज्ञान की विवेचना। 1960 में हैबरमास ने ज्ञान व्यवस्था और विज्ञान की विवेचना के प्रोजेक्ट के विश्लेषण के लिए प्रश्न उठाया। अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज एंड नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में उन्होंने ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया और इस विश्लेषण का उद्देश्य क्या था, विवेचनात्मक सिद्धांत के लिए एक रूप प्रस्तुत तैयार करना, है ना, रूपरेखा तैयार करना। उनका अंतिम उद्देश्य यह स्थापित करना था कि विज्ञान ज्ञान का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित एक खास प्रकार के हित को पूरा करता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए इसको 3 उसमें बांटा गया है ना, यहाँ पे है। तो पहला क्या है आपका अनुभाविक, है ना, पहला क्या है आपका अनुभाविक, फिर ऐतिहासिक, फिर विवेचनात्मक, 3 प्रकार। अनुभाविक के अंतर्गत इस ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, भौतिक दुनिया के विभिन्न तत्वों को जानना। सीधी बात है, अनुभाविक मतलब अनुभव करना। तो जो भौतिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके विभिन्न तत्वों को जानना, है ना। उसके बाद है ऐतिहासिक, सेकंड। ऐतिहासिक में क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथों का क्या करना है, निर्वचन, जो समाज को जिसको समाज को समझाना है। ठीक है, उसके बाद है विवेचनात्मक ज्ञान, तीसरा। विवेचनात्मक ज्ञान मनुष्य पर होने वाले दबाव और प्रभुत्व को उजागर करता है। ठीक है, इस प्रकार हैबरमास कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के बुनियादी हितों को पूरा करना है। इस संदर्भ में मनुष्य के लिए उन्होंने 3 कोटियों को 3 मतलब हितों को 3 बांटा गया है। तो इसमें भी क्या है, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित, उद्धारक हित, है ना। तो तकनीकी हित किसे कहेंगे, मनुष्य में मनुष्य क्या जीवित रहना चाहता है, उसमें प्रजनन की शक्ति होती है, वह पर्यावरण पर नियंत्रण पाकर जीवन को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक सुविधापूर्ण बनाकर मानव समाज का प्रभुत्व प्रकृति पर स्थापित कर सिलसिले को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण पर नियंत्रण पाकर जीवन को अधिकतम सुविधापूर्ण बनाकर, है ना, अधिक से अधिक मानव समाज का प्रभुत्व प्रकृति पर, मानव समाज का प्रभुत्व किस पे, प्रकृति पर करना चाहते हैं। ये तकनीकी हित है। उसके बाद है व्यवहारिक हित, इसके माध्यम से उसके जो आसपास और अतीत की दशाओं को समझना चाहता है।
उसके अनेक अर्थों को जानना चाहता है। व्यवहारिक हित आसपास की चीज़ों को और अतीत की दशाओं को जानना चाहता है। ठीक है। इस प्रकार उद्धारक हित तीसरा, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि, उसके सुधार व संवर्धन के लिए एक दूसरे में उद्धार के लिए ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। इस प्रकार क्या है, तीसरा हित है। हैबर्मास जो है इस निष्कर्ष या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यदि मनुष्य को समाज में सुरक्षित और निरपराध जीवन बिताना है तो उसके हित में है कि वह पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण रखे, है ना। क्या है, पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण रखे, दशाओं को ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक रूप में समझे और प्रभुत्व तथा दमन से मुक्ति पाए। अपने इन तीनों हितों की पूर्ति के लिए कतिपय साधन की आवश्यकता को पूर्ण करें। इन साधनों को हैबरमास ने भी 3 कोटियों में किया गया है: क्रियाकलाप, भाषा और प्राधिकार। ठीक है। क्रियाकलाप, इसके लिए अनुभाविक तथा विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह ज्ञान क्रियाकलाप से ही संबंध हो सकता है। दूसरा है भाषा के माध्यम से वह अतीत के अनुभव को क्या कर सकता है, समझ सकता है और हितों की पूर्ति कर सकता है। और तीसरा साधन है प्राधिकार, मतलब हमारे जो अधिकार होता है वो। इसके लिए उसकी विवेचना के क्षेत्र में आना होगा। विवेचना एक ऐसा माध्यम है जो उसे प्रभुत्व, दमन और जुल्मों से मुक्त करा सकता है। और हैबरमास द्वारा किए गए इस वर्गीकरण को हम ज्ञान तथा विज्ञान की कोटियों में रखते हैं। ठीक है। इस प्रकार इनका हैबरमास का विवेचनात्मक सिद्धांत पूर्ण होता है। हैबरमास ने वर्तमान जो मैं पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में, वर्तमान व्यवस्थाओं को 4 प्रकार के संकट की बात की है: आर्थिक, विवेकीकरण और अभिप्रेरण और वैधता। ठीक है। जिसमें उन्होंने अभिप्रेरण और वैधता को पे फोकस करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार आपका यह अध्याय पूर्ण होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी है वो इसके अंदर से ही आएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपका आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता क्या होता है। ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।